नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नम्बी नारायणन के बारे में। बेहद कमाल के व्यक्ति, इतना पोटेंशियल भरा हुआ था इनके अंदर कि अगर इनके ऊपर फेक केस ना लगाया जाता तो शायद हमारे पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी आज है वो हमारे पास शायद 10 साल पहले ही हो जाती। जी हाँ दोस्तों, इतने ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति थे ये, इतनी ज़्यादा इनकी ब्रिलियंट माइंड, इनकी इनोवेशंस उस वक्त चल रही थी। फिर उसके बाद इनके ऊपर फेक जो केस लग गया, उसके कारण सब जो चीज़ें जो इनोवेशंस ये कर रहे थे वो सब रुक गई थी। एक फेक केस लगने के कारण इनकी तो लाइफ बर्बाद हुई ही, और साथ ही साथ इंडिया भी स्पेस जो रेस है उसमें थोड़ा बहुत पीछे हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नम्बी नारायणन के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी केस स्टडी करेंगे, अच्छे से इनके बारे में जानेंगे क्या केस इनके ऊपर लगा, फेक केस जो था वो कैसे फिर बाद में सॉर्ट आउट हुआ। दोस्तों इस वीडियो को बस आप लास्ट तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट नोट्स बनाए हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है अच्छे से। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कौन थे नम्बी नारायणन, जिनकी आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ये कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट, एरोस्पेस इंजीनियर आप इन्हें बोल सकते हो। और ये व्यक्ति थे, इन्हें पद्म भूषण भी मिला था दोस्तों। 2009 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जब इनका केस ड्रॉप हो गया था उसके बाद इन्हें ये अवार्ड मिला था दोस्तों। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विकास इंजन के डेवलपमेंट पर काम किया था, जिसके कारण हमारा फर्स्ट पीएसएलवी लॉन्च हो पाया था। और यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम किया था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने उस दौरान क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू कर दिया था, और आज इन्हीं के कारण इंडिया के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अब देखिए, आजकल आप देख रहे होंगे ये बड़े न्यूज़ में हैं। ये इसलिए क्योंकि इनके ऊपर मूवी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आर माधवन फेमस एक्टर है, वो इसमें एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं इस मूवी को, जिसका नाम है रॉकेटरी। ये इनके ऊपर इनकी बायोग्राफी बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा रोल कर रहे हैं। ट्रेलर मैंने देखा है इस मूवी का, तो मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा। आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए दोस्तों। हम लोग और मूवीज़ भी देखते हैं, तो ये मूवी भी देखनी चाहिए, इससे हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा दोस्तों। तो जो ये मूवी का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो उस ट्रेलर की प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की है। नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है पूरी टीम को, जिन्होंने नम्बी नारायणन जी के ऊपर मूवी बनाने का फ़ैसला लिया है। तो इसकी प्रशंसा पीएम मोदी जी ने भी की है। वो आप देख लीजिए, अगर मोदी जी भी किसी ट्रेलर की तारीफ़ कर रहे हैं, मोदी जी किसी फिल्म की वैसे तारीफ़ नहीं करते, पर ये मूवी हमारे इंडियन पर्सनालिटी, इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर बनी है, तो इसलिए मोदी जी ने भी इस मूवी की प्रशंसा की है। तो फिर तो दोस्तों मूवी को देखना ज़रूर बनता है आप लोगों के लिए भी। अब इनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। ये देखिए आप, इनकी एक पुरानी तस्वीर, इनके हाथ में एक रॉकेट टाइप कुछ है। नारायणन जी का जन्म दोस्तों 12 दिसंबर 1941 को हुआ था, एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में, जो कि नागरकोइल एक जगह पड़ती है ट्रेवनकोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी दोस्तों। फिर इनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में पड़ा। फिर इन्होंने सोचा इंजीनियरिंग की जाए, तो इन्होंने बीटेक की, और फिर उसके बाद इन्होंने एमटेक की दोस्तों। एमटेक इन्होंने तिरुवनंतपुरम से कंप्लीट की। अब आप देखिए दोस्तों, उस ज़माने में बीटेक करना भी कितना मुश्किल होता था। लोग सोचते थे कि इतनी पढ़ाई करके क्या ही करेंगे, पर इन्होंने बीटेक अपनी कंप्लीट की। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी एमटेक कंप्लीट की। देखिए कितने ज़्यादा पढ़े हुए थे उस ज़माने में,
उस ज़माने के दोस्तों 12th पास को भी अच्छी नौकरी मिल जाती थी। पर ये देखिए, ये तो फिर भी कितने ज़्यादा पढ़े हैं, तो इनको फिर इसरो के अंदर जॉब मिल गई दोस्तों। इन्होंने 1966 में इसरो को ज्वाइन किया और फिर इन्हें इसरो में सबसे पहले जो जॉब मिली वो इनकी जॉब थी दोस्तों, तुम्बा एक जगह पड़ती है। इन्होंने वहाँ पे एज अ इंटीग्रेटर काम किया। एक पेलोड होता है दोस्तों रॉकेट में, ये इन्होंने रॉकेट के पेलोड पे एज अ इंटीग्रेटर काम किया वाई एस राजन जी के साथ। और उसी जगह पर, तुम्बा जगह पर ही इनकी मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई थी, जो कि चेयरमैन थे इसरो के जब इन्होंने ज्वाइन किया था 1966 में। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये कितने ज़्यादा माइंडेड थे, कितने ज़्यादा, इनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी ही कम है दोस्तों। इन्होंने ज्वाइनिंग करने के बाद भी अपनी पढ़ाई चालू रखी और उसी कारण से इन्हें फिर एक स्कॉलरशिप मिली दोस्तों। स्कॉलरशिप बोल लीजिए या फेलोशिप इन्हें मिली नासा की तरफ से। ये वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते थे, पर इन्होंने, जैसे इन्होंने 1966 में ज्वाइन किया था, इन्हें फिर फेलोशिप मिली, पर इन्होंने उस वक्त फ़ैसला किया कि मैं वहाँ पर अभी नहीं जाऊँगा। जिस प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे थे, इन्होंने उस प्रोजेक्ट पर ही पहले काम करने के लिए सोचा। ये वहाँ पर इन्हें जो फेलोशिप मिली थी वो केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन के लिए मिली थी दोस्तों। ये केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन की पढ़ाई करने के लिए, पर इन्होंने एकदम कंटिन्यू जाने के लिए वहाँ पर नहीं सोचा। तो इन्होंने सबसे पहले जिस पर ये काम कर रहे थे वो काम, पहले अपना वो प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया। तो सॉरी दोस्तों, तो जो प्रोजेक्ट इन्होंने चल रहा था इनका, वो जब इन्होंने कंप्लीट किया तो इन्हें बड़ी तारीफ़ मिली। सतीश धवन जी जो थे इसरो के प्रेसिडेंट उस वक्त के, इनसे बड़ी तारीफ़ मिली। अब इनके दिमाग की काबिलियत, इनकी तारीफ़ आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा की जाए कि ये जो लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम कर रहे थे दोस्तों। लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर रॉकेट की काम कर रहे थे उस दौरान, जिस दौरान कलाम साहब और उनकी टीम सॉलिड मोटर्स पर काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त जो हमारे अब्दुल कलाम साहब हैं, रॉकेट मैन हमारे भारत के, वो जो जब उनकी टीम सॉलिड मोटर, जो मैकेनिकल मोटर होती है रॉकेट की, उस पर काम कर रहे थे ये अभी तक। और ये इनकी सोच कितनी आगे की थी कि ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे दोस्तों। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितने शार्प माइंड के बंदे थे। तो फिर 1969 में ये यूएस गए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पर इन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन की पढ़ाई की। वहाँ पर इनके प्रोफेसर थे लुइग क्रोको, इनके प्रोफेसर जिन्होंने इनको ट्रेंड किया। और 10 महीने तक इन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की अपनी। और इनकी लगन को देख के, इनकी मेहनत को देख के, शार्प माइंड तो इनका था ही दोस्तों, इनको फिर ऑफ़र मिली नासा से कि आप हमारे साथ ही काम कर लो। अब देख लीजिए, इन्हें पहले फेलोशिप दी, फिर इनको ऑफ़र भी मिल गई। अच्छी खासी ऑफ़र उस ज़माने में होगी, अच्छा खासा पैसा भी ऑफ़र किया होगा इनको, पर इन्होंने दोस्तों वो ठुकरा दिया। इन्होंने नासा के साथ काम करना ठुकरा दिया और इन्होंने इंडिया वापस आने का फ़ैसला लिया। इन्होंने सोचा अपने देश के लिए काम करूँगा मैं, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी मेरा दिमाग है वो सारा मैं देश के लिए अपना न्योछावर करूँगा। बड़ा ही ये इनका अच्छा फ़ैसला था उस दौरान। तो दोस्तों ये जब भारत वापस आए तो इन्होंने फिर अपनी वही लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने दोस्तों सोच लिया था कि मैं इंडिया को लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी देकर रहूँगा। इंडिया को ये आगे ले जाना चाहते थे स्पेस टेक्नोलॉजी में। और इनका जो दिमाग था उसकी तारीफ़ दोस्तों सतीश धवन भी करते थे, जो मैंने आपको बताया। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 600 केजी थ्रस्ट इंजन बना दिया। जी हाँ दोस्तों सॉरी, ये इतने ज़्यादा
टैलेंटेड व्यक्ति थे दोस्तों। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनके इंजन के बारे में जो इन्होंने बताया था। तो इन्होंने अपना फर्स्ट एक इंजन लॉन्च किया, थ्रस्ट इंजन 600 केजी का, ठीक है। और जो लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर पर काम करता था, जो लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर होती है दोस्तों, उस पर ये काम करता था। इन्होंने 2 डेकेड्स तक काम किया और फिर को फिर इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने एक विकास इंजन डेवलप किया था, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही। जो हमारे फ्रेंच जो लोग थे उनकी भी इन्होंने मदद ली थी उसमें। और फिर इन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी थी विकास इंजन की काम करने के बाद, उसी टेक्नोलॉजी के कारण फिर जो PSLV होती है, PSLV वो और GSLV होती है, उनमें इनकी टेक्नोलॉजी, उनमें जो विकास इंजन है वो काम आया। और उसी कारण हमारा जो पहला रॉकेट है चंद्रयान 1 वो मून पर जा पाया दोस्तों, सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी के कारण ही। फिर इनका प्रमोशन हुआ और इनको क्रायोजेनिक डिवीज़न का हेड बना दिया, क्योंकि इन्होंने ही क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका इजाद भारत में किया था। अब मैं सॉरी दोस्तों, अब मैं आपको क्रायोजेनिक डिवीज़न के बारे में डिटेल में बताता हूँ। देखो, क्रायोजेनिक डिवीज़न, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रायोजेनिक का मतलब है बिहेवियर एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एट लो टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, लो टेम्परेचर पर किसी मटेरियल का बिहेवियर चेक करना, ये ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। तो हमारी स्पेस जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है उसमें ये कैसे काम आता है? देखिए, ये इस प्रकार काम आता है दोस्तों। इसके अंदर पहले जो हमारे रॉकेट होते थे, जब स्टार्टिंग में हमने लॉन्च किए, तो वो थोड़े छोटे साइज़ के होते थे। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, रॉकेट का जो साइज़ भी बढ़ने लगा दोस्तों, तो फिर उन्हें ले जाने के लिए थ्रस्ट भी ज़्यादा लगती थी। तो इसीलिए दोस्तों फ्यूल भी फिर ज़्यादा लगने लगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने प्रेशराइज करके गैस को, फ्यूल को यूज़ करना स्टार्ट किया। पर इससे क्या होता था, इससे जो फ्यूल का जो चैम्बर होता था उसका साइज़ भी बढ़ जाता था। पर नंबी जी जो आए, इन्होंने ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम किया और इन्होंने जो हमारा फ्यूल होता है उसे लो टेम्परेचर पर कर दिया। दोस्तों, जो फ्यूल हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हाइड्रोजन हमारा मेन फ्यूल होता है रॉकेट के अंदर। तो हमने क्या काम किया, इन फ्यूल का टेम्परेचर कम कर दिया। तो इस फ्यूल का टेम्परेचर कम करने के बाद ये हम माइनस में ले गए इसका टेम्परेचर, जिसके कारण ईज़िली हमें ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और उतनी ही थ्रस्ट प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल हुआ हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसी कारण दोस्तों ये बड़ी एक इनोवेटिव चीज़ सामने आई हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जो नंबी जी ने की थी। यही होती है दोस्तों क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इनके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या ऐसा घटना हुई और क्यों इनके साथ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई। अच्छे से ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपने 35 साल इसरो को दिए थे और पूरी लाइफ इन्होंने डेडिकेट कर दी थी। ये चाहते तो नासा के साथ काम कर सकते थे दोस्तों, अच्छा ऑफ़र इन्हें मिल रहा था, पर इन्होंने वहाँ नहीं काम किया। फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? देखिए, इनके ऊपर नवंबर 1994 में एस्पेनाज का केस लगा। इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये ड्राइंग्स रॉकेट की पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं, और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके बिना किसी सबूत के इनको अरेस्ट कर लिया गया 50 दिनों के लिए। देख लीजिए, अब इतने अच्छे व्यक्ति, देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति, और इनको अचानक से किसी फेक केस में फंसाया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए दोस्तों,
ये इनका अरेस्ट हुआ है 1994 में, नवंबर में। 1992 की ये एक घटना है। 1992 में इंडिया ने रशिया के साथ एक डील की थी। इंडिया ने रशिया को बोला था कि आप हमें क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप हमें सिखाओगे और आप हमें अपने 2 रॉकेट भी दोगे। तो ये डील फाइनल हुई 235 करोड़ में। जैसे ही यूएस और फ्रांस को इस बारे में पता चला तो वो चौंक गए, क्योंकि वो इसी टेक्नोलॉजी को 650 करोड़ में और फ्रांस 650 करोड़ में और यूएस 950 करोड़ में इस टेक्नोलॉजी को दे रहा था। और इंडिया की यूएस के साथ, रशिया के साथ डील हो गई 235 करोड़ में, इतने सस्ते में। तो यूएस को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो यूएस ने रशिया को बोल दिया कि अगर आपने ये डील भारत के साथ कंटिन्यू की, आपने भारत को ये टेक्नोलॉजी दी, तो हम आपको सीक्रेट 5 से हटा देंगे। सीक्रेट 5 एक एसोसिएशन है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल मैं आपको एक अगली वीडियो या दूसरी वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। और हम आपको सीक्रेट 5 से हटा देंगे और आपके साथ जितनी भी हमारी डील है हम कैंसिल कर देंगे। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, जॉर्ज बुश, उन्होंने ऐसा किया और इसके कारण रशिया दबाव में आ गया। उस वक्त रशिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। आज तो रशिया बात नहीं मानेगा अगर यूएस ऐसा बोले, पर उस दौरान ये रशिया दबाव में आ गया और उसने भारत के साथ ये डील कैंसिल कर दी। तो यहाँ से कुछ शक पैदा होता है। अब इंडिया के साथ ये डील कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों जो आगे हुआ 1994 में एक मालदीव की राष्ट्रीयता वाली, मालदीव नेशनलिस्ट एक लड़की थी, मरियम रशीदा। वो पकड़ी गई तिरुवनंतपुरम में कुछ ड्राइंग्स के साथ। उसके पास रॉकेट्स की कुछ ड्राइंग थी और जब दोस्तों वो पकड़ी गई और उससे इंट्रोगेशन हुई, तस्वीर में आप देख सकते हो इसे, जब इससे इंट्रोगेशन की गई तो इसने नंबी नारायणन जी का नाम ले लिया। इसने बोला कि नंबी जी भी इस मेरे साथ इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ उसने कई बंदों का नाम लिया, जिसमें कि रशिया स्पेस एजेंसी के जो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव थे, के चंद्रशेखर, एस के शर्मा, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे जो मज़दूरों के, उनका नाम भी लिया। और साथ ही साथ इसकी एक पार्टनर भी थी, फौजिया हसन, और उसका भी इसने नाम लिया। इसने कई बंदों को फंसा दिया, जिसमें मेन हमारे रत्न थे वो थे नंबी नारायणन जी, इनको भी इसने फंसा दिया। और साथ ही साथ दोस्तों डी शशि कुमार भी थे। अब ये सब झूठा ही केस था दोस्तों, क्योंकि बाद में ये प्रूव हो चुका था। पर नंबी नारायणन जी के लिए ये बड़ी ही, और उनकी फैमिली के लिए भी बड़ा ही शॉकिंग इवेंट था। इतना ज़्यादा, मतलब आप देख लीजिए, उन्होंने इतना ज़्यादा देश के लिए करना चाहा और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? फेक केस। क्यों? शायद कोई उनसे चिढ़ता होगा, शायद कोई ही इंडिया के अंदर ही, हमारे देश में ही कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता कि वो इतना ग्रो करे, वो भारत को टेक्नोलॉजी दे, कुछ आपस की ही रंजिश के कारण। ये मेरा अनुमान है दोस्तों, ये ऐसा हुआ। इनकी बायोग्राफी है, नंबी जी ने अपनी एक बुक लिखी है, अपनी बायोग्राफी, उसमें इन्होंने खुद कहा है कि FBI भी इन्वॉल्व थी मेरे इस फेक केस के को मेरे ऊपर लगाने के लिए। अब आप देख लीजिए कोई कैसे इनके साथ ऐसा कर सकता है। देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला, जब ये पुलिस इनके पास आई थी तो इन्होंने बोला, सर वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, इफ़ व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रूथ एंड यू आर वेंडिकेटेड, यू कैन स्लैप अस विद योर स्लीपर्स। मतलब ये बोल रहे थे कि हम सर अपना काम कर रहे हैं, अगर जो आप बोल रहे हो, आपके इल्ज़ाम सच है, तो आप अपने स्लीपर लीजिए और आप हमें उससे स्लैप कीजिए, आप हमें अपने जूतों से मारिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं ये सच है। इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं पुलिस वालों को।
तो फिर भी जब इसके अंदर बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, बड़े बड़े इसके अंदर पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है, तो दोस्तों ये कोई बड़ी ही साजिश थी इनके खिलाफ़। तो इनकी जो सफ़रिंग थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा लंबी रही, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, फिज़िकली भी दोस्तों और मेंटली भी इनको टॉर्चर किया गया, इनको और इनकी फैमिली को भी दोस्तों। ये घर में अकेले ही कमाने वाले थे और इनको ऐसा सफ़र हुआ। ये देश देश के लिए भी दोस्तों ये एक बड़ी ही दुर्भाग्य घटना है कि हमारे साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ और हमें अब होश आ रही है, अब हम देख रहे हैं क्योंकि मूवी आई है इनके ऊपर। तो अब दोस्तों लोग अब इनके बारे में न्यूज़ आर्टिकल और यूट्यूब पर भी कई वीडियोस इनके बारे में बन रही है। पहले अगर हम देख लेते तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी स्पेस की वो हमें बहुत पहले मिल जाती दोस्तों। अब देखिए इन्होंने हेल्प मांगी इसरो से भी, जब इनके ऊपर केस लगा तो उस वक्त के जो हमारे चेयरमैन थे कृष्ण स्वामी जी, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने साफ बोल दिया कि इसरो तुम्हारे पर्सनल मैटर में नहीं पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि इसरो की भी बदनामी हो अगर हम तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। तो इसरो इन्होंने भी मना कर दिया कि इसरो भी तुम्हारे इस मैटर में नहीं पड़ेगा। अब ये यहाँ से भी निराश हो गए दोस्तों। फिर इनके पास भगवान पर भरोसा रखने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इनको पता था कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, तो कभी ना कभी तो ये प्रूव हो ही जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। ऐसा ही हुआ दोस्तों। 1996 में इनके ऊपर जो केस लगाए गए थे, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सीबीआई ने वो सारे जो इनके ऊपर चार्ज लगे हुए थे वो सब डिसमिस कर दिए। और फिर 2 साल बाद 1998 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इनके खिलाफ़ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, तो इनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगे वो सब फेक थे, वो सब झूठे थे और इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दिया कि इनको 1 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में मिलेंगे। तो ये इनकी कहानी थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे हैप्पी एंडिंग हो गई है, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तक जो इनके कॉम्पिटिटर थे, जो इनसे चिढ़ रहे थे, उन्होंने नंबी जी के ऊपर इतना सब कुछ इल्ज़ाम लगा के इतना सब कुछ इनके साथ किया। अब नंबी जी की बारी थी। अब नंबी जी ने क्या किया, इन्होंने 1999 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की उन ऑफिसर के खिलाफ़ जिन पर इनको शक था, उन पर्सन्स के खिलाफ़ जिन पर इनको शक, इन्हें लग रहा था कि इन लोगों ने उनको ट्रैप में फंसाया है, इन लोगों ने नंबी जी को झूठा इल्ज़ाम लगाया है इनके ऊपर। तो नंबी जी ने 1999 में सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ़ केस फाइल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने अच्छा काम किया। अब देखिए आगे इन्होंने और क्या किया। अब इन्होंने उनके खिलाफ़ केस फाइल किया, ठीक है। फिर इन्होंने एक और चीज़ की दोस्तों, इन्होंने बोला कि जो आप मुझे 1 लाख रुपए कंपनसेशन दे रहे हैं, क्या वो काफ़ी है? इतने साल इनको टॉर्चर किया गया दोस्तों। 1994 से लेके अब तक 1999 तक इनको टॉर्चर किया गया। इनकी जॉब जो थी वो इनसे चली गई, इनको नहीं मिली। और इनका घर बार भी पता नहीं कैसे इन्होंने चलाया होगा। और ये मेंटली भी टॉर्चर हुए, फिज़िकली तो टॉर्चर हुए ही हुए दोस्तों। तो क्या ये जो 1 लाख रुपए दे रहे थे वो सफिशेंट थे ऐसे साइंटिस्ट के लिए? नहीं दोस्तों। तो इन्होंने ऐसा बोला, तो इन्होंने NHRC नेशनल ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को बोला। और उन्होंने केरला की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपील की NHRC ने केरला गवर्नमेंट से कि 1 करोड़ रुपए इन्हें कम से कम मिलनी चाहिए। इतना तो इनका हक बनता ही है दोस्तों। ये घटना है 2001 की। देखो टाइम भी बीतता जा रहा है दोस्तों। 2001 में ये रिटायर हो चुके थे, तब ये NHRC में गए, जिन्होंने NHRC ने बाद में केरला गवर्नमेंट से फिर ये अपील की। फिर ये केस चलता रहा। हमारी कोर्ट इतनी अच्छी है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी केस
हो वो चलता ही रहता है। बंदे की लाइफ गुजर जाएगी दोस्तों, पर केस नहीं गुजरेंगे। कई केस ऐसे हैं जिसकी फ़ाइल ऐसे ही बंद कर दी गई, क्योंकि उसके जितने भी दाखिल करने वाले होते हैं और जिसके खिलाफ़ होता है केस, वो सब मर जाते हैं। तो वो केस की फ़ाइल भी ऐसे ही मर जाती है दोस्तों। इंडिया के अंदर इतना अच्छा हमारा इंडिया का सिस्टम है। तो 2012 में इन्हें फिर जो इनके खिलाफ़ चार्ज थे वो सब तो कर दिए गए थे। फिर 2012 की बात है दोस्तों, केरला गवर्नमेंट ने इन्हें बोला कि केरला गवर्नमेंट ने वो पालन नहीं किया दोस्तों। केरला गवर्नमेंट ने जो बोला था 1 करोड़ रुपए देने के लिए, वो भी नहीं दिए इनको। फिर बात आती है 2017 की। 2017 में दोस्तों ये केस चलता रहा। अब देखिए 2001 से कहाँ हम 2017 में पहुंच गए। 2017 में फिर इनके खिलाफ़ जो केस था वो चला, और जो बंदे उस वक्त इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग केरला डीजीपी जिन्होंने इनके खिलाफ़ केस लगाया था, उन सब को सज़ा मिली। और फिर जाकर दोस्तों 2018 में जस्टिस जो हमारे दीपक मिश्रा जी थे, और जस्टिस AM खानविलकर और DY चंद्रचूड़ जी, इन लोगों ने अपनी तरफ से इनको 50 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए, क्योंकि उन्हें लगा इनका फिज़िकली और मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। 2018 में जाकर इनको फिर कंपनसेशन मिला। ये 50 लाख तो इनको मिले ही मिले, फिर जाके गवर्नमेंट ने भी इनको 1.3 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गवर्नमेंट को अब जाके गवर्नमेंट की अकल में बात आई कि इनको हमें अब वो पैसे दे देने चाहिए। अब जाके इनको वो पैसे मिले दोस्तों। और आप देख लीजिए, फिर उसके अगले साल ही 2018, सॉरी दोस्तों मैंने शायद स्टार्टिंग में बोल दिया था 2009 में नहीं मिला इन्हें पद्म भूषण। इन्हें फिर 2019 में मिला है दोस्तों। 2019 में आप देख सकते हो फ़ोटो में रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट इनको पद्म भूषण अवार्ड दे रहे हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड फिर अगले साल पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। अब देखिए लेटेस्ट आप देख सकते हो इनके ऊपर अब मूवी बन रही है रॉकेटरी, जिनमें R माधवन जी रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा मेकअप किया है कि ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं इनके जैसे। और एक्टिंग में भी देखेंगे ये अब कैसी मूवी रहेगी। तो इनके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ में अभी एक मूवी बनने वाली है जो ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, जिसका ये पोस्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये पूरी केस स्टडी थी नम्बी नारायणन जी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। पूरी डिटेल में मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है, क्या मैटर था, कैसे कैसे हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर करना। और आपके क्या व्यूज़ है, आप इस वीडियो को देख के क्या समझते हो कि उनके ऊपर केस कैसे लगा है, किसने इन्हें फंसाने की कोशिश की होगी। आपके मन में क्या सवाल है या आपके मन में कुछ राय है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय मुझे बताइएगा दोस्तों। मैं ज़रूर पढ़ूँगा और रिप्लाई करूँगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं ऐसे ही करंट अफेयर के अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।